हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे लिए खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे मौर्य काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो जान लेते हैं एक एक कर इन सभी प्रश्नों को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है उसके बारे में। गंधार की राजधानी का नाम क्या था? तो गंधार की राजधानी का नाम तक्षशिला था, जिसे टैक्सला के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, तक्षशिला संबंधी दो ईरानी शासकों के नाम क्या थे? सायरेस एवं डेरियस प्रथम, जो कि तक्षशिला संबंधी दो ईरानी शासकों के नाम थे। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु नदी पार क्षेत्रों की लिपि का नाम क्या था? तो सिंधु नदी पार क्षेत्रों की लिपि का नाम खरोष्टी लिपि था। आगे चौथा क्वेश्चन, विश्व के सर्वप्रथम इतिहासकार का नाम क्या था? तो विश्व के सर्वप्रथम इतिहासकार का नाम हेरोडोटस था। हेरोडोटस द्वारा कही गई भारतीयों के लिए दो महत्वपूर्ण बातें कौन सी थी? सिपाहियों के कपड़े सूती के होते थे, यानी कि भारतीय सिपाहियों के कपड़े जो होते थे वह सूती के होते थे। इसके अलावा भारतीय सिपाहियों के तीर लोहे की नोक वाले होते थे। आगे है, सिकंदर के संपर्क में आए पंजाब के दो राजाओं के नाम क्या थे? तो सिकंदर के संपर्क में आए दो पंजाब के राजाओं के नाम अम्बी तथा पुरु थे, जिन्हें पोरस के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार सिकंदर किन लोगों के साथ युद्ध में घायल हुआ? सिकंदर किन लोगों के साथ युद्ध में घायल हुआ था? सिकंदर मल्ल कबीले के लोगों के साथ युद्ध करते समय घायल हुआ था। सिकंदर कब तक भारत रहा था? सिकंदर 2 वर्षों तक, यानी कि 327 ईस्वी पूर्व से लेकर 325 ईस्वी पूर्व तक भारत में रहा था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर की मृत्यु कब हो और कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व को बेबीलोन में हुई थी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कालक्रम में सिकंदर के आक्रमणों का क्या महत्व है? भारतीय कालक्रम में सिकंदर के आक्रमणों से हमें भारतीय इतिहास की निश्चित तिथि का पता चलता है। आगे है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। धनानंद की राजधानी का नाम क्या था? तो धनानंद की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। आगे है, चंद्रगुप्त किस कबीले और वर्ण से संबंधित था? चंद्रगुप्त वैश्य कबीले और मौर्य वर्ण से संबंधित था। आगे है, चंद्रगुप्त ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किस क्षेत्र से किया था? तो चंद्रगुप्त ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ उत्तर पश्चिमी में पंजाब के क्षेत्रों से किया था। आगे है, चंद्रगुप्त के दो उत्तराधिकारियों के नाम क्या थे? तो चंद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे वह थे बिंदुसार और अशोक, चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों में से एक थे। आगे है, चंद्रगुप्त के मुख्य सलाहकार का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त के मुख्य सलाहकार का नाम कौटिल्य था। आगे है, कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था? तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था। आगे है क्वेश्चन हमारा, चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत का नाम मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगस्थनीज की जो पुस्तक थी उसका नाम इंडिका था। आगे है हमारा क्वेश्चन, कलिंग पर विजय पाने वाले शासक का नाम क्या था? तो कलिंग पर विजय पाने वाले शासक का नाम अशोक था। आगे है, कलिंग पर अशोक की विजय कब हुई? तो कलिंग पर अशोक की विजय 261 ईस्वी पूर्व में हुई थी। आगे है हमारा क्वेश्चन, मौर्य सैनिक प्रबंध के 4 भाग कौन कौन से थे? तो मौर्य सैनिक प्रबंध के 4 भाग में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना तथा रथ सेना थे, जो कि मौर्य सैनिक प्रबंध के 4 भाग माने गए थे। आगे है, मौर्य साम्राज्य के 2 उपराज्यों की राजधानियों के नाम क्या थे? तो मौर्य साम्राज्य के 2 उपराज्यों की राजधानियों के नाम तक्षशिला और उज्जैन थे। आगे है,
मौर्य प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता था? तो मौर्य प्रशासन में जिले को जनपद कहा जाता था। इसी प्रकार से आगे हमारा क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में जिले के 3 अधिकारियों के नाम क्या थे? तो मौर्य प्रशासन में जिले के 3 जो मुख्य अधिकारी होते थे, उनके नाम प्रादेशिक, राजुक और युक्त थे। आगे है हमारा क्वेश्चन, मौर्य काल के सिक्के का नाम क्या था? तो मौर्य काल में जो सिक्का प्रचलित था उसका नाम पन्न था। आगे है, पन्न सिक्का किस धातु का बना होता था? तो जो पन्न सिक्का होता था मौर्य काल में जो प्रचलित था वह चांदी की धातु का बना हुआ करता था। आगे है, महामंत्री और सेनापति को क्या वेतन मिलता था मौर्य काल में? मौर्य काल में महामंत्री और सेनापति को 48,000 पन्न के रूप में वेतन मिलता था। आगे है, ठप्पों वाले सिक्कों पर अंकित 4 चिन्हों के नाम क्या थे? ठप्पों वाले सिक्कों पर अंकित जो 4 चिन्ह मिले हैं उनमें सूर्य, चंद्रमा, मानव तथा जानवरों के चित्र मिले हैं। मौर्य काल में शिल्पकारों की 3 विशेषताएं क्या थी? तो मौर्य काल में शिल्पकारों की जो 3 विशेषताएं थीं उनमें व्यवसायों का स्थानीयकरण, पैतृक और जेठक का नेतृत्व हुआ करता था। आगे है हमारा क्वेश्चन, मौर्य काल में होंद में आई 2 निम्न जातियों के नाम क्या थे? जो मौर्य काल में होंद में आई, अस्तित्व में आई जो 2 निम्न जातियों के नाम थे वह थे कुम्हार और जुलाहा। इसी प्रकार हमारा आगे का क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किन 2 लिपियों में थे? अशोक के जो शिलालेख थे वो प्राकृत और खरोष्ठी लिपि के थे। आगे हमारा क्वेश्चन है, मौर्य काल में पशुचार कबीले के पालतू पशु कौन से हुआ करते थे? गायें, भैंसें, भेड़ें एवं बकरियां उनके पालतू पशु हुआ करते थे। आगे हमारा क्वेश्चन है, मौर्य काल के इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों के नाम क्या हैं? तो इसका आंसर है कि मौर्य काल के इतिहास की जानकारी देने वाले जो मुख्य स्रोत हमारे पास अभी विद्यमान है वह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शिलालेख, स्तंभ और इंडिका विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस भी हमें मौर्य इतिहास की जानकारी देने वाले मुख्य स्रोत माने गए हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के लोरिया, नंदनगढ़ तथा सारनाथ के स्तंभ के शिखरों पर किस जानवर की मूर्ति बनी हुई है? तो अशोक के लोरिया, नंदनगढ़ तथा सारनाथ के स्तंभ के शिखरों पर जिस जानवर की मूर्ति बनी हुई है वह शेर की मूर्ति बनी हुई है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ दीजिए मुझे अभी इजाज़त। धन्यवाद।